क्लास 9th फाइनल एग्जाम एसएसटी का आता है 80 मार्क्स का, जिसमें हर किताब की वेटेज होती है 20 मार्क्स ईच। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं आप लोगों के लिए भी एक सीरीज, जिसके अंदर मैं अपनी कंप्लीट एसएसटी को आपको रिवाइज कराने वाली हूं। और आज हम शुरू कर रहे हैं इकोनॉमिक्स से। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल साइंस एंड फॉर एजुकेशन, जहां हम सभी टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। एंड आई एम योर एजुकेटर रीमा घई, जो आपको एसएसटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड समरीज भी आज क्लियर करने वाली है। बच्चों देखो, एक कॉन्फिडेंस अलग ही आ जाता है जब हम स्टेप बाय स्टेप मार्क्स को कवर करते चले जाते हैं। आज हम 20 नंबर पक्के करने वाले हैं बाय डूइंग जस्ट 3 चैप्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। यू ऑल नो कि इस साल इकोनॉमिक्स में 4 नहीं 3 ही चैप्टर आने वाले हैं। पीपल एज अ रिसोर्स, पॉवर्टी एज अ चैलेंज, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो आज के इस सेशन में हम इन तीनों चैप्टर्स को एक एक करके पढ़ेंगे, क्विकली पढ़ेंगे, माइंड मैप बना के लाई हूं। उसके बाद उसके कुछ एमसीक्यूज करेंगे, उसके बाद उसके कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, एंड लास्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी। तो बहुत ही प्यारा सा क्विकली रिवीजन के लिए ये सेशन होने वाला है। आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वाले वन शॉट्स देखने हैं तो वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आप देखिएगा। इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आपको एग्जाम से पहले ये सेशंस बहुत हेल्प करने वाले हैं। और स्टे ट्यून्ड, ये सिर्फ इकोनॉमिक्स है, अभी ज्योग्राफी, सिविक्स और हिस्ट्री भी आने वाली है इसके बाद। तो बिना वक्त जाया किए फटाफट से कम समय में बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ पूरी इकोनॉमिक्स को हम खत्म करने वाले हैं। चैप्टर वाइज हम सारे के सारे चैप्टर्स करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पीपल एज अ रिसोर्स से। पीपल एज अ रिसोर्स आपका सेकंड चैप्टर है, ऑल्दो फर्स्ट चैप्टर आपका पालमपुर है, जो कि फाइनल्स में काउंट नहीं होना है। अगर आपके स्कूल वाले अभी तक कह रहे हैं कि फाइनल्स में आएगा, वो मना कर देंगे, क्योंकि सीबीएसई की साइट पे साफ साफ मेंशन्ड है कि वो चैप्टर सिर्फ इंटरनल असेसमेंट्स में ही कंसीडर किया जाएगा। तो यानी कि अब चैप्टर नंबर 1 हो गया पीपल एज अ रिसोर्स। पीपल एज अ रिसोर्स का मतलब क्या होता है? पीपल एज अ रिसोर्स का मतलब होता है जब एक इंसान एक रिसोर्स की तरह काम करता है। रिसोर्स क्या होता है बच्चों? एनीथिंग which satisfies human need. Anything which satisfies human need is known as a resource. लेकिन यहां पे anything की बात की जा रही है, और हम तो यहां पे बात करने वाले हैं people as a resource, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स के बारे में इस पूरे चैप्टर में। तो क्विकली ये पूरा का पूरा आपको माइंड मैप हेल्प करेगा इस चैप्टर को समझने में। आई होप आपको विजिबल होगा, क्लियर होगा। ये पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। बच्चों सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स होता क्या है? एक इंसान जब उसमें एजुकेशन होती है, हेल्थ होती है, स्किल्स होती है, तो वो बन जाता है देश के लिए एक असेट, एक असेट। लेकिन अगर उसमें ये चीजों की कमी हो तो वो बन जाता है एक लाइबिलिटी, एक बर्डन। किस पे? समाज पे, इकोनॉमी पे। सो पीपल होता है असेट, ना कि बर्डन। ये रिसोर्स तब बनता है जब वो एजुकेटेड होगा, हेल्दी होगा, स्किल्ड होगा, और तब ये प्रोडक्शन में और इकोनॉमी की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर पाएगा। अब इसमें हेल्प करता है एक ह्यूमन को एक रिसोर्स बनाने में हेल्प करती है एजुकेशन। एजुकेशन एक इंसान की स्किल्स और एफिशिएंसी को बढ़ाती है, उसको अच्छी एम्प्लॉयमेंट दिलवाने में मदद करती है, टेक्नोलॉजी वाइज वो काफी ग्रो करता है, और नेशन की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। और इस सब में हम इन्वेस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड ट्रेनिंग, जिससे हायर प्रोडक्टिविटी, बेटर इनकम, इकोनॉमी की ग्रोथ और एक अच्छी लाइफ जी सकता है इंसान। आज हम लोग बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स को देखते हैं जिसके अंदर हमें नहीं जरूरत एजुकेशन की, राइट? नहीं है हमें जरूरत जिसमें एजुकेशन की, लेकिन स्टिल एजुकेशन आपको अभी लग रहा है कि कहां काम आ रही है भैया, मुझे तो ये करना ही नहीं। लेकिन बेटा एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम इन द लाइफ एजुकेशन काम आती है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्फेयर में ये काम आती है, और वो बंदा स्टैंड आउट करता है फिर अनएजुकेटेड पर्संस के रिस्पेक्ट में। उसके दिमाग को एक अच्छी एक समझ मिल जाती है जल्दी जल्दी किसी भी टास्क को समझने की और करने की, उसमें एफिशिएंसी आ जाती है। ठीक है जी। अब इसमें हेल्थ क्या रोल प्ले करती है बच्चा? हेल्थ, एक हेल्दी वर्कर होगा तो वो प्रोडक्टिव होगा, ज्यादा काम कर पाएगा, जिसमें हम साफ सफाई में, हॉस्पिटल्स में,
सैनिटेशन में, सेफ ड्रिंकिंग वाटर में हम कंट्रीब्यूट करते हैं। इस चैप्टर से बहुत अच्छे 2 सवाल बनते हैं, रोल ऑफ एजुकेशन एंड रोल ऑफ हेल्थ पे। इसके बाद इस चैप्टर में आता है एम्प्लॉयमेंट के बारे में। एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर एक पर्सन तब एम्प्लॉयड कहलाएगा व्हेन अ पर्सन इज विलिंग टू वर्क एंड ही इज नॉट गेटिंग वर्क। वो अनएम्प्लॉयड हो गया। एक बंदा काम ढूंढ रहा है, उसे काम नहीं मिल रहा है, वो एफर्ट्स कर रहा है, कंपनीज में जा रहा है, अपना रिज्यूमे दे रहा है, उसको नहीं मिल रहा है, तो वो अनएम्प्लॉयड है, वर्किंग एज में है। लेकिन एक 20 साल का लड़का जिसे काम करना ही नहीं है, वो ढूंढ ही नहीं रहा है, और वो अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाएगा। वो तो ढूंढ ही नहीं रहा, वो चाह ही नहीं रहा। सो अनएम्प्लॉयमेंट इज बेसिकली जिसके अंदर एक इंसान काम ढूंढना चाह रहा है, बस उसको मिल नहीं रही है। एंड एम्प्लॉयमेंट जिसके अंदर आप काम कर रहे हो और आपको उसके बदले पैसा मिल रहा है। नॉन इकोनॉमिक जिसमें पैसा आपको नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। विमेन का रोल इसमें क्या है? विमेन काफी कंट्रीब्यूट करती हैं, बट स्टिल विमेन की वेजेस मेन के कंपैरिजन में कम होती हैं। स्किल्ड काम में, प्रोडक्टिव काम में माना जाता है कि विमेन आर लेस केपेबल ऑफ डूइंग दिस। लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होती हैं उनके पास, और एजुकेशन और हेल्थ मैनर में वो थोड़ी पिछड़ी हुई रह जाती हैं आदमियों के कंपैरिजन में। अब इसमें सेक्टर्स आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। यू ऑल नो प्राइमरी जिसके अंदर रॉ मटेरियल्स आते हैं, प्राइमरी गुड्स। इन्हीं को जब कंज्यूमर गुड्स में, कंज्यूमेबल गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, वो कहलाते हैं सेकेंडरी सेक्टर। और जब उससे रिलेटेड सर्विसेज दी जाती है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये कहलाता है टर्शियरी सेक्टर। ओके, टर्शियरी सेक्टर। अब अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, पहली बात तो अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप्स क्या क्या है। देखो भाई, अनएम्प्लॉयमेंट की 2 मेजर ब्रांचेस होती है, रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में होती है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसके अंदर एक इंसान पढ़ा लिखा है, दर दर अपनी डिग्री लेके घूम रहा है, लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है, वो हो गई एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल एरियाज में 2 होती है, एक सीजनल, एक डिसगाइज्ड। सीजनल मतलब क्योंकि एग्रीकल्चर एक सीजनल वर्क है, कभी उसके पास काम है, कभी उसके पास नहीं है, तो वो सीजनल अनएम्प्लॉयड हो गया। डिसगाइज्ड जब चाहिए 4 लोग काम कर रहे हैं, 8 लोग, वो एक्स्ट्रा लोग जो है वो डिसगाइज्ड यानी कि हिडन अनएम्प्लॉयड है। और सारे के सारे लोग अंडर एम्प्लॉयड भी है। अंडर एम्प्लॉयमेंट कौन सी सिचुएशन होती है? जब एक पर्सन अपनी कैपेबिलिटी से कम काम करता है। तो समहाउ डिसगाइज एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इज सिमिलर। बीच में एक बात बोलूंगी, अगर आप पहली बार ये चैप्टर पढ़ रहे हो सकता है आपको समझ में भी आ जाए, हो सकता है आपको लगे अरे मैम क्या बता रही है, बिकॉज आई एम डूइंग दिस फॉर रिविजन पर्पस। आपको इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन पढ़नी है तो आप पीपल एज अ रिसोर्स बाय रीमा मैम सर्च कर सकते हो, इसी चैनल पे मिल जाएगा आपको, और आप पढ़ सकते हो लेटेस्ट इस साल का अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब भैया क्या कारण है अनएम्प्लॉयमेंट के? आपके पास स्किल नहीं है, आपके पास एजुकेशन नहीं है, जॉब्स कम है और जॉब ढूंढने वाले ज्यादा है, ये सारे कारण है। और बस एक ह्यूमन कैपिटल तभी बनता है जब उसके अंदर एजुकेशन और हेल्थ होती है। दैट्स इट, दिस इज द कंप्लीट चैप्टर। इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो ह्यूमन कैपिटल है और टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं इस चैप्टर से कुछ एमसीक्यू करूंगी जो आपको कमेंट्स में टाइम स्टैम्प डाल के लिखने हैं। बेटा मेरा ये सेशन लाइव ना लेने का कारण ये ताकि आपका समय बचे और आप फटाफट से जल्दी जल्दी करें, ठीक है जी, जल्दी जल्दी करें। तो आई विल नॉट वेट फॉर योर आंसर, आई विल जस्ट कीप गोइंग, अंडरस्टैंड कराऊंगी और टिक कर दूंगी आंसर। फर्स्ट एमसीक्यू इज डिक्रीज इन आईएमआर। आईएमआर का मतलब होता है इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट। ऐसे बच्चे जो लेस देन 1 ईयर के होते हैं और बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर वैक्सीनेशन या अदर रीजंस उनकी डेथ हो जाती है, ये होता है इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट। अगर इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट कम होगा, इसका मतलब क्या है? अगर बच्चे कम मरने लग जाएंगे, इसका मतलब क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है यानी कि जीने की क्षमता, जीएनपी बढ़ रही है, नेशनल इनकम बढ़ रही है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, इकोनॉमी की डेवलपमेंट हो रही है, या नंबर ऑफ कॉलेजेस बढ़ रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है यार, इसका लेना देना सारा का सारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी से है, तो इट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ओके, इट विल कंट्रीब्यूट इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी की इंक्रीमेंट। सेकेंड, रेलवेज और रोडवेज किस सेक्टर से बिलोंग करते हैं? अब आप जानते हैं रोडवेज हो या रेलवेज हो, ये ट्रांसपोर्टेशन में आते हैं, और कोई भी ऐसी चीज जिसमें टैंजिबल गुड्स एंड सर्विसेज ना एक्सचेंज हो रहे हो वो कहलाती है टर्शियरी सेक्टर में। कौन से सेक्टर में? टर्शियरी सेक्टर में। ये ABCD का क्या हो गया ये? कोई बात नहीं, टर्शियरी सेक्टर में, ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन है। बोथ ऑफ दीज आर अ पार्ट ऑफ
ट्रांसपोर्टेशन, कोई टैंजिबल एसेट नहीं इसके अंदर इन्वॉल्व। थर्ड इज अ बेनिफिट ऑफ प्रोवाइडिंग लंच एट स्कूल इज, अगर स्कूल में लंच मिल रहा है, यहां पे इसका मतलब किससे है, मिड डे मील से, यहां पे इसका मतलब है मिड डे मील से। तो अगर एक स्कूल में लंच प्रोवाइड किया जा रहा है तो उससे क्या होगा, इससे एलिमेंट्री एजुकेशन मिलेगी विमेन को, इससे एलिमेंट्री एजुकेशन मिलेगी रूरल पुअर को, इससे अटेंडेंस बढ़ेगी पुअर लोगों की, या इससे अर्बन पुअर को एलिमेंट्री एजुकेशन मिलेगी। तो मैंने जब ये चैप्टर पढ़ाया उसमें साफ साफ बताया कि जब भी ये स्कीम स्टार्ट की गई, मिड डे मील स्कीम स्टार्ट की गई, इनका मेन मोटिव था कि बच्चे स्कूल आए, तो उनको खाने का लालच दिया गया कि माँ बाप एटलीस्ट उनको खाने के लिए ही स्कूल भेज दिया करेंगे, खाने के लिए भेज दिया करेंगे। तो यस, टू improve attendance, school attendance. Okay. Services of housewives can be included in, okay. हाउसवाइफ जो सर्विस कर रही है वो किस में इंक्लूड है, नेशनल इनकम में, डोमेस्टिक इनकम में, हाउस होल्ड इनकम में, या नन ऑफ दीज में। तो बेटा घर पे काम कर रही औरत का कोई वजूद नहीं होता इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, जिसकी वजह से नन ऑफ दीज, ऑल्दो वो काम कर रही है इसलिए उनके घर के लोग बाहर जाके काम कर पाते हैं, अगर वो घर पे काम ना कर रही होती तो वो बाहर जाके काम ना कर पाते। स्टिल ये किसी भी टाइप ऑफ इनकम में कंट्रीब्यूट नहीं करती है, बिकॉज इसके लिए कोई पैसा नहीं मिलता है एक हाउसवाइफ को, तो नन ऑफ दीज। ओके, नाउ असर्शन रीजन, नाउ आई विल टेल यू हाउ टू अटेम्प्ट असर्शन रीजन। जस्ट थिंक जैसे बचपन से आपने अभी तक ट्रू एंड फॉल्स किए हुए हैं, उस तरीके से ही हम असर्शन रीजन को अटेम्प्ट करेंगे। असर्शन क्या है, पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस, पहले यहां पे मैं ट्रू फॉल्स मेंशन कर लेती हूं, हम लोग इसमें ट्रू फॉल्स टिक करेंगे। पुअर इकोनॉमिक कंडीशन फोर्सेस पीपल टू टेक अप मेनियल जॉब्स इन विलेजेस, मेनियल मतलब ऐसे चित्रपुत्र की इधर उधर की जो जॉब्स हैं वो ले लेते हैं लोग, बिकॉज उनके पास उनकी इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं होती है। तो बात सही है, ठीक है, ट्रू है। इट लीड्स टू पुअर एनरोलमेंट इन स्कूल्स, इससे लोग मतलब लोग जो है, गरीब लोग जो है वो स्कूल में जाते हैं। अब इन्होंने क्या किया, बात तो ये भी सही है, मैं बताती हूँ कैसे। ये मिड डे मील स्कीम के बाद की लाइन है कि भैया खाना मिल रहा है इसलिए लोग इनरोल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपस में तो कनेक्टेड ही नहीं है। तो बोथ एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये इसका आंसर नहीं था, ये मिड डे मील वाली का आंसर था। ओके, चलिए भाई, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहां पे ज्यादा होती है, मैंने अभी आपको समझाया था, अभी आपको मैंने ये बात समझाई थी कि अनएम्प्लॉयमेंट की टू मेजर ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट की टू मेजर ब्रांचेस होती हैं, वन इज अर्बन एरिया एंड अदर वन इज रूरल एरिया। तो वी ऑलवेज से अर्बन एरिया में आती है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ओके, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। और रूरल एरियाज में दो आती है, एक आती है सीजनल और एक आती है डिस्गाइज्ड, जिसको हम प्यार से हिडन भी बुलाते हैं। कहीं पेपर में आपके हिडन आ जाए और आप भूल जाओ तो इसी का नाम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट होती है। तो इन शॉर्ट सीजनल इज अ पार्ट ऑफ रूरल एरियाज, रूरल एरियाज। Okay, next is which of the following is significant step toward providing elementary education to all the children in the age group of 6 to 14 years. अब ये 14-15 years भी हो चुका है कईयों की बुक में, न्यू बुक्स में। तो इट वॉज सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बड़े। सर्व शिक्षा अभियान के अंडर ये आता है कि सबको एलिमेंट्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, बेसिक एजुकेशन मिलनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इज एक्सपेंडिचर ऑन, जब हम एक ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं, यू नो, जस्ट लाइक यू मेक इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, सिल्वर, प्रॉपर्टी, ऐसे ह्यूमन में भी इन्वेस्टमेंट है। आपके माता पिता आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका इंटरनेट रिचार्ज करा रहे हैं, आपके स्कूल में फीस भर रहे हैं, आपके ट्यूशन में फीस भर रहे हैं, आपको पेड बैच दिलवा रहे हैं। दे आर एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग, राइट, दे आर एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग। तो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, अगर आप ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करते हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप क्या कर रहे हो, आप एजुकेशन में कर रहे हो, आप ट्रेनिंग में कर रहे हो, आप मेडिकल में कर रहे हो, या आप सभी में कर रहे हो। एक ह्यूमन, बेटा जी याद रखना, एक इंसान ह्यूमन कैपिटल तभी बनता है जब उसके अंडर आती है एजुकेशन,
बेटर हेल्थ एंड ऑफ कोर्स स्किल या ट्रेनिंग, जो भी आप बोलो, ऑफ कोर्स। ओके, ਇੱਥੇ लाइट बंद किवें हो गई? ओके, हाँ जी। Which of the following is an economic activity? I told you economic activities are those activities जिसके अंदर पैसा इन्वॉल्व होता है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ यूट्यूब पे तो पैसा इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन पेड बैच में तो यस इन्वॉल्व है, तो इकोनॉमिक। घर में अपने बच्चे को पढ़ा रही हूँ तो नॉन इकोनॉमिक। ओके, वर्क ऑफ नर्स एट हर होम, वर्क ऑफ हाउसवाइफ एट अ होम, वर्क ऑफ अ टीचर इन द स्कूल, या नॉन ऑफ दीज। ऑफ कोर्स स्कूल जा रही है, पैसे ले रही है, तो इकोनॉमिक। व्हाट इज दिस? हाँ, अगेन एन असर्शन रीजन, वी विल डू जस्ट विद द अप्रोच ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। हम लोग उसी अप्रोच से करेंगे, ट्रू और फॉल्स से। क्या मुझे होमवर्क भी देना चाहिए इसके अंदर? मुझे लगता है एक ही क्वेश्चन होमवर्क भी डालना चाहिए, एंड देन आई विल पिन दैट क्वेश्चन, दैट कमेंट, जिसका भी सही होगा। तो 3 चैप्टर है, 3 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन मैं होमवर्क में दूंगी, आपका होमवर्क में। और जब आप ये स्लाइड मतलब वो करोगे, अपने डाउनलोड करोगे, तो आपको इसका आंसर इसमें टिक हुआ हुआ मिलेगा। मेक श्योर आप जब डाउनलोड करें इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके मैं दूंगी यार वैसे, क्योंकि ना ये हिल जाता है, नहीं तो सारा ना टिक टुक हिल जाता है। चलो, हाँ, an individual who manufacture flour मतलब आटा from wheat is engaged in secondary sector when someone process of service is used to product a part of secondary sector। चलिए, आप मुझे बताएंगे इसका आंसर, मैं नहीं बताने वाली हूं, आप लोग कमेंट्स में मेंशन करेंगे इसका आंसर। कोशिश कीजिएगा कि एक ही साथ आप कर दे सारे के सारे, ताकि एक ही कमेंट को मेरे को पिन करना पड़े। ऑफ कोर्स एक ही कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज योर होमवर्क। Now we will be jumping to 2 marker, 3 marker, 5 marker, expected 2, 3, 5 marker from the chapter people as a resource. Why is literacy rate low among the females? औरतों का literacy rate कम क्यों है? क्या कारण है औरतों का लिटरेसी रेट कम होने का? सो बेटा जी, सबसे बड़ी बात, इनके पास इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज नहीं है। इनमें भेदभाव किया जाता है, लड़कों को ज्यादा पढ़ाया जाता है और लड़कियों को कम कराया जाता है। लैक ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस आल्सो यू कैन मेंशन, या स्किल डेवलपमेंट। ओके, व्हाट डू यू नो अबाउट सर्व शिक्षा अभियान? तो अभी अभी हमने जब एमसीक्यू किया, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि 6 to 14 ईयर्स, एंड अगर आपकी अब लेटेस्ट एनसीईआरटी की बात करें तो अब वो 14-15 ईयर्स तक जा चुका है। बट जो आपकी लेटेस्ट एनसीईआरटी कह रही है आप उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। But yes, it is a significant step toward providing elementary education to all the children age group of 6 to 14 years by 2010. I'm telling you, this is now changed to 14-15 years. ऐसा लिखते हैं। हाँ, चलिए, ह्यूमन कैपिटल क्या है एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? आप 2 सोर्सेज बताइए इसके। मैंने ना इसके आंसर्स में कुछ भी हाईलाइट नहीं किया, बिकॉज आज मैं आपको आंसर कैसे लिखना है और उसकी हाईलाइटिंग कैसे करनी है ये भी समझाने वाली हूँ, ये भी मैं समझाने वाली हूँ। देखिए, जब भी आपसे ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल, व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, और ये, तो अगर आप देखें तो 1 नंबर, 1 नंबर और 1 नंबर, तो 3 बातें आपसे पूछी हुई हैं, तो उसको 3 स्टेप्स में हम करेंगे। सबसे पहले, जब हम एक इंसान में इन्वेस्टमेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, देखिए मैं क्या क्या अंडरलाइन कर रही हूँ, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर, इसे हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल, क्योंकि वो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन को इंप्रूव करेगा। जब हम ऑलरेडी जो एक ह्यूमन रिसोर्स है उसमें फर्दर इन्वेस्टमेंट करते हैं, व्हेन एन इन्वेस्टमेंट इज मेड इन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स फॉर फर्दर डेवलपमेंट बाय इन्वेस्टिंग ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ, इज टर्म्ड एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स लिखेंगे और यहाँ पे हम फर्दर डेवलपमेंट को अंडरलाइन करेंगे, ताकि मैम को ये अंडरलाइन चीजें देख के पता चल जाए, अच्छा पहले वाले में ह्यूमन रिसोर्स बनाया, दूसरे वाले में ह्यूमन रिसोर्स में दोबारा से इन्वेस्टमेंट की, उसको और बेहतर बनाने के लिए। 2 सोर्सेज क्या हैं इसके? 2 सोर्सेज इसके हैं, एजुकेशन एंड हेल्थ, नथिंग न्यू, एजुकेशन एंड हेल्थ, जिसपे पूरा चैप्टर बेस्ड है, जिसपे पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। ठीक है, ओके। Unemployment leads to low income and low savings and hence low demand and low production. This is the identification of depressed economy. बिल्कुल जी, अनएम्प्लॉयमेंट एक इकोनॉमी को बिल्कुल ही बेकार कर देती है। आइए बताते हैं कैसे। तो अनएम्प्लॉयमेंट के नेगेटिव इंपैक्ट्स बताने हैं आपको इकोनॉमी की डेवलपमेंट पे।
ठीक है ना, नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो क्या होगा, ये वेस्टेज ऑफ मैन पावर है। आप देख लो मैं क्या क्या अंडरलाइन कर रही हूं स्मार्टली। हाँ, इससे क्या होगा, डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी लोगों की अगर वो अनएम्प्लॉयड होंगे तो। The quality of life of an individual as well as the society is adversely affected. तो quality of life adversely affected. Helplessness लगेगा, hopelessness लगेगी। The time period lost in the unemployment is an irrecoverable loss. Yes. जिस ड्यूरेशन ऑफ टाइम में आप लोग कोई काम नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग, वो वेस्ट है, वो कभी रिकवर नहीं हो सकता है, नेवर। सो द लॉस ऑफ प्रोडक्टिव पीरियड एंड द लॉस ऑफ कैन नॉट बी कंपनसेटेड। यस, इससे क्या होगा, आपका लॉस हो रहा है प्रोडक्टिव पीरियड का, जिसकी वजह से ये एक डिप्रेस्ड इकोनॉमी का इंडिकेटर है। 5 इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ओवरऑल ग्रोथ पे 5 इफेक्ट्स बताने हैं आपको। वही सारे यार, वेस्ट ऑफ मैन पावर है, लाइबिलिटी बन जाता है एक इंसान, लाइबिलिटी, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस, इट इंक्रीजेज इकोनॉमिक ओवरलोड, इकोनॉमी पे आप दबाव और डिपेंडेंसी बन जाती है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अफेक्ट होती है एक इंसान की, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अफेक्ट होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ पे अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग कैसे आंसर लिख देंगे एजुकेशन एंड हेल्थ पे। तो एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये अर्निंग बेटर करती है, क्वालिटी इंप्रूव करती है और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट ज्यादा करती है। सेम गोज फॉर हेल्थ, सेम गोज फॉर हेल्थ। हेल्दी पर्सन ही अपनी फुली पोटेंशियल से काम कर सकता है, प्रोडक्टिव हो सकता है और देश की इकोनॉमी में काम कर सकता है और लाइबिलिटी नहीं बल्कि असेट बन सकता है। सेम बातें हैं घुमा फिरा के, सेम। डिस्गाइज और सीजन में डिफरेंस बता दो भाई, मैं तुमको बता चुकी हूं वैसे कि डिस्गाइज में एक्चुअली लोग लगते हैं कि वो काम कर रहे हैं बट दे आर नॉट एक्चुअली वर्किंग। फिर आप उसके अंदर एक एग्जाम्पल दे दोगे, ये आपका एक एग्जाम्पल है कि फैमिली ऑफ 8 काम कर रही है बट 3 जनों की जरूरत थी। फिर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब फॉर सम टाइम ऑफ द मंथ्स, उनको काम नहीं मिल रहा, दैट इज नोन एज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर आप एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल दे सकते हो। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्यों पेक्यूलर है यार, क्यों पेक्यूलर है, क्योंकि देयर आर मेनी जॉब सीकर्स दैन जॉब प्रोवाइडर्स। जॉब्स कम है, जॉब ढूंढने वाले ज्यादा है। स्टडी कहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स काफी बढ़ रही है, मैन पावर काफी है लेकिन जॉब्स नहीं है, इसीलिए ये सिचुएशन फेस की जा रही है, इसीलिए की जा रही है। That's it for people as a resource. Now we will move to another chapter. इस चैप्टर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बता चुकी हूँ, रोल ऑफ एजुकेशन, रोल ऑफ हेल्थ, इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट and types of unemployment. These 4 questions are the top 4 questions from this chapter. Now we will move to the new chapter, poverty as a challenge. Okay. अब भाई poverty as a challenge में ना 2 तरीके के चैप्टर्स हैं भाई। कई स्कूल्स वाले पोवर्टी एज अ चैलेंज न्यू अपडेटेड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करा रहे हैं, जिसमें स्कीम्स चेंज हुई हैं, जिसमें एक बॉक्स ऐड हुआ है, कुछ चीजें चेंज हुई हैं, जिसका लेटेस्ट वन शॉट मैंने इस बार का डाल दिया है। यूट्यूब पे किसी ने नहीं डाला है, मैंने डाला हुआ है, जिसके भी स्कूल में लेटेस्ट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ाया गया है, नई स्कीम्स पढ़ाई गई हैं, नया बॉक्स पढ़ाया गया है, वो जाके वन शॉट जरूर देख लेना, क्योंकि वो कहीं नहीं है, सबका पुराना पड़ा हुआ है। अब कुछ स्कूल में अभी भी पुरानी किताब के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, ये मैं अपने ऑफलाइन के बच्चों के हिसाब से बता रही हूँ, कईयों को नया कराया, कईयों को नहीं कराया। तो पुराने वाला डेटा वाला भी ऑलरेडी मेरे पेज पे पड़ा हुआ है, तो मैंने नया वाला इस बार शूट किया था, पुराने वाला लास्ट ईयर वाला। ये हम आज मेजॉरिटी ऑफ बच्चों की तरफ से चलेंगे, अपनी तरफ से मैं कोशिश करूंगी स्कीम्स को बताने की, बट स्कीम्स में थोड़ा सा चेंज आया है इस बार। ओवरऑल चैप्टर को तब तक डिस्कस कर लेते हैं। पॉवर्टी एज अ चैलेंज, यानी कि गरीबी एक चैलेंज को क्या बोलते हैं, जो ही बोलते हैं, एक चैलेंज। सो व्हाट इज पॉवर्टी? पॉवर्टी इज बेसिकली व्हेन अ पर्सन इज एक्चुअली लैकिंग इन फाइंडिंग इट्स बेसिक नीड्स। जब एक इंसान अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पा रहा होता है, लाइक रोटी, कपड़ा और मकान, वो कहलाता है पुअर। So poverty is lack of basic needs, food, clothing, shelter, education, health. Education and health is also a part of basic necessities now. अगर एक इंसान पुअर होगा तो क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करेगा? वो भूखा होगा, वो भूखमरी का शिकार, माल न्यूट्रिशन होगा उसके अंदर, पुअर हेल्थ होगी, और सोशली उसको एक्सक्लूड किया जाएगा। गरीब को सोसाइटी में एक्सक्लूड करके रखा जाएगा।
पहली बात तो पॉवर्टी के कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो पता करते हैं कि वो पुअर है कि नहीं है। वो सबसे बड़ा क्या है? इलिटरेसी। अगर आप में एजुकेशन नहीं है, आप इलिटरेट हो, आप गरीब हो क्योंकि आप अर्न नहीं कर पा रहे हो, चाइल्ड लेबर आपके घर में किया जा रहा है, आपके घर का बच्चा कमाने जा रहा है, माल न्यूट्रिशन है यानी कि आपके पास ढंग से आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, पुअर हेल्थ केयर है, आपका बीमार है, किसी की टांग टूटी हुई है, कोई प्रॉपर इलाज नहीं हो रहा है, अनसेफ वाटर, सैनिटाइज वाटर नहीं है आपके पास, साफ पानी नहीं पी पा रहे हैं, आप ऐसे एरिया में रह रहे हैं, ये कुछ इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, अब इसके बाद पॉवर्टी के ना दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है सोशल एक्सक्लूजन, एक होता है वल्नरेबिलिटी। सोशल एक्सक्लूजन तो मैंने आपको बता दिया, जब सोसाइटी आपको एक्सक्लूड करती है, अलग रखती है, उसे सोशल एक्सक्लूजन कहते हैं। गरीबों के साथ जैसे होता है मंदिरों में होता है कि गरीबों को नहीं आने दिया जाता। Vulnerability is a situation in which a group of people are actually vulnerable. Vulnerable मतलब most affected, बहुत सबसे जल्दी अफेक्ट होते हैं जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सेक्शन ऑफ पीपल, जिसमें आते हैं SC ST OBCs यानी कि दलित्स, लैंडलेस पीपल, लैंडलेस लेबर्स, कैजुअल वर्कर्स और अर्बन पुअर। ये सब वल्नरेबल्स में आते हैं, वल्नरेबिलिटी में आते हैं। अब पॉवर्टी लाइन एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है, जैसे यार आपकी पासिंग परसेंटेज होती है, मार्क्स होते हैं 80 में से 27 वाला पास है, उसके नीचे वाला फेल है, यू नीड समथिंग टू मेजर। तो पॉवर्टी लाइन इज ऑल्सो दैट इमेजिनरी लाइन जिसके नीचे तो आप गरीब, जिसके ऊपर तो आप नॉन गरीब, अमीर नहीं नॉन गरीब हो जाते हैं। ये कुछ दो बेसिक पे होती है। बेसिकली कैलोरी इनटेक पे अगर हम बात करें कि अगर एक इंसान रूरल एरियाज में प्रतिदिन 2400 कैलोरी से कम खा पा रहा है, वो गरीब है। कैलोरीज होती है ना फूड। अर्बन एरियाज में 2100। व्हाई? बिकॉज अर्बन एरियाज में हम लोग कर रहे हैं कंटेंट क्रिएशन, दिमाग का काम, फिजिकल वर्क कम है, और रूरल एरियाज में हल जोतने हैं भैया, क्या क्या काम करना है, तो ज्यादा खाना चाहिए, बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर पा रहे हैं और वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। पॉवर्टी के कुछ कारण भी है, कॉजेज भी हैं, जैसे कि कॉलोनियल रूल, ब्रिटिश रूल हमारे देश में बिल्कुल हमारे देश को नंगा कर गया, सोने की चिड़िया की सोना उतार के ले गया। अनएम्प्लॉयमेंट, हम लोगों के पास काम नहीं है तो हम गरीब हैं, इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं है, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो ये कुछ पॉवर्टी के कारण है। कैसे आप कम कर सकते हो इसकी? पहली बात तो पॉवर्टी के जो मेन पुअर स्टेट्स है, बिहार, यूपी, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, और जो थोड़े कम पुअर है केरला, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु। अब आप पॉवर्टी को कम कैसे कर सकते हो? पॉवर्टी को कम करने के लिए दो अप्रोचेस होती हैं। पहली अप्रोच होती है इकोनॉमी की ग्रोथ करो, जैसे कि लिटरेसी बढ़ाओ, लिटरेसी रेट, हेल्थ अच्छा करो। और दूसरा होता है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स मतलब पॉवर्टी को कम करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स बनाओ। तो ये पुरानी बुक के अकॉर्डिंग है। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, लोगों को रोजगार मिले, 1993 में आया। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए आया रूरल एरियाज में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये फैमिलीज को कैसे पॉवर्टी लाइन के ऊपर लेके आया जाए। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, बेसिक फैमिली नीड्स को पूरा किया जाएगा। अंत्योदय अन्न योजना, सब्सिडाइज फूड अवेलेबल कराया जाएगा डिस्काउंटेड रेट्स पे। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, जब आप काम कर रहे हो काम के बदले आपको खाना मिलेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज मनरेगा, महात्मा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये आया 2005 में, 100 डिस्ट्रिक्ट्स में लागू किया गया, जिसके अंदर आपको 100 दिनों के लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाएगी, 100 डेज के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाएगी, ताकि माइग्रेशन कम से कम हो और पुअर पीपल के लिए उनके पास इनकम जनरेट हो। तो ये मनरेगा इज इंपॉर्टेंट, ये एक इंपॉर्टेंट भी है। ये दोनों में सेम भी है, नई बुक में भी और पुरानी बुक में भी। नई बुक में कुछ स्कीम्स चेंज हुई हैं। पॉवर्टी इंडेक्स नाम से एक टॉपिक आया, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आए हैं कुछ, जो आप लेटेस्ट पॉवर्टी के वन शॉट में आप देख सकते हो। ठीक है, लेटेस्ट पॉवर्टी के वन शॉट में आप देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में इन तीनों चैप्टर्स के लेटेस्ट वन शॉट्स के लिंक भी लगा दूंगी, इतना भी कर दूंगी। हाँ जी, सो दिस वाज योर कंप्लीट पॉवर्टी चैप्टर। ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, बहुत सिंपल। तभी मैं कह रही हूं इको में 20 मार्क्स स्कोर करना इज वेरी वेरी सिंपल। तो ये मेरी राय है,
जब तक आपकी सेकंड वीडियो नहीं आती तब तक आप इको को पूरा करके रखेंगे। आप जल्दी से कमेंट से प्रॉमिस मैम लिखिए, फटाफट से लिखिए। मैं कोई इस वीडियो में कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हूँ आपके साथ, सीधा काम की बात कर रही हूँ। कोई भी बच्चा इसको हल्के में लेके ना करे, क्या पता आपके पेपर में इसमें से कुछ आ जाए यार। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लेट्स मूव टू इट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई पॉवर्टी रेट्स। ज्यादा पॉवर्टी रेट्स क्यों है, मतलब पॉवर्टी, huge income inequalities, unequal distribution of land, lack of effective implementation of land reforms, all of the above। तो भाई इसके अंदर क्या आएगा, एक पॉवर्टी क्यों है, क्योंकि सारी बातें हैं, लैंड रिफॉर्म्स नहीं हो रहे हैं, अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ऑल ऑफ द अबव। विच स्टेट हैव द लैंड रिफॉर्म मेजर्स हेल्प टू रिड्यूस पॉवर्टी। किस स्टेट में लैंड रिफॉर्म मेजर, लैंड रिफॉर्म का मतलब होता है लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट की गई थी, तो लैंड रिफॉर्म मेजर्स आने की वजह से किस स्टेट में पॉवर्टी को कम किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आ जाता है, ये एक मैंने अपने वन शॉट में भी बताया हुआ है कि कौन सा इंपॉर्टेंट, वेस्ट बंगाल। नाउ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सर्वे करती है पॉवर्टी लाइन को मेजर करने के लिए, पॉवर्टी लाइन। तो बेटा जी आपको मैंने सेंसस कंडक्ट कराया जाता है आफ्टर एवरी 10 years, और वो कंडक्ट कराती है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO। तो द करेक्ट आंसर इज NSSO, क्योंकि ये दोनों तो स्कीम्स है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ये दोनों योजनाएं। ओके 2005 में कौन सा जो एलिवेशन प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया था, मैंने अभी बताया कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है वो। इसको हम बोलते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, दैट इज मनरेगा। नरेगा भी लिखा आ सकता है, एम नहीं लिखा आएगा, सिर्फ नरेगा आएगा, तब भी यही है, सेम है। हाँ, assertion reason, assertion कह रहे हैं social groups which are most vulnerable to poverty are scheduled caste, scheduled tribe households. Average poverty ratio in India is 22%. Average is 22%. The percentage is not correct according to updated book, but first is correct. So A is true and R is false. What are accepted average calories required in India in urban and rural areas? तो पहले urban है फिर रूरल है, तो उसके हिसाब से देखना, पहले अर्बन फिर रूरल, कैलोरी वाली अप्रोच। तो कैलोरी अप्रोच से क्या है, अर्बन में कम थी रूरल में ज्यादा, तो 2100 और 2400। अर्बन में कम थी रूरल में ज्यादा थी, तो 2100 और 2400 हो गई। ठीक है, चलो विच वन इज नॉट को कैपिटल किया क्योंकि बच्चे इग्नोर कर देते हैं। मेजर कॉज ऑफ इनकम इनइक्वालिटी, लोगों की इनकम में इनइक्वालिटी का कौन सा कारण नहीं है, 3 है, एक नहीं है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, लैक ऑफ फर्टाइल लैंड, गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। कौन सा इसका कारण नहीं है भाई। आप देखो, इनकम इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा, इनकम कम है तभी तो अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन फर्टाइल लैंड का क्या लेना देना, रिच एंड पुअर का गैप भी इससे पता चलेगा, और पॉपुलेशन ज्यादा है इससे भी इनइक्वालिटी आती है। लेकिन फर्टाइल लैंड का तो कोई स्कोप ही नहीं है, कोई तुक ही नहीं है। हाँ जी, विच सोशल ग्रुप इज मोस्ट वल्नरेबल, ये हमने अभी कर लिया है, सभी है यार, 8th में तो सभी है वल्नरेबल, सबसे ज्यादा ऑल ऑफ दी अबव है, क्योंकि कैजुअल लेबर्स भी आता है इसके अंदर। वैसे लिखा मोस्ट है, मोस्ट में हम कंपेयर करते हैं, बट SC ST ना एक साथ आता है, इसलिए हम इसको अलग अलग नहीं कर सकते। Assertion reason, social exclusion denies many opportunities and benefits of the individual. Social exclusion ना लोगों को वो अपॉर्चुनिटीज नहीं देता, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं देता है। तो बात ट्रू है या फॉल्स है, सबसे पहले तो हमने क्या करना है, ट्रू फॉल्स करना है, तो ट्रू है। इट हैम्पर्स द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ सर्टेन सेक्शंस, बिल्कुल, ये तो पूरी लाइन ही जुड़ी हुई है। अगर ऐसा होता है इसकी वजह से कुछ सेक्शंस ग्रो करते हैं और कुछ सेक्शन पिछड़े हुए रह जाते हैं,
So both A and R are true and R is the correct explanation of A. And next question would be homework question. How many people in India are below poverty line? तो ये तो ऑफ कोर्स डेटा बेस्ड है, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है इस चैप्टर से, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है इस चैप्टर से, ठीक है। अब हम इसके कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, ये भी हो जाएगा, है ना, ये भी हो जाएगा। देखो 20 मिनट्स ईच चैप्टर को हम दे रहे हैं, 20 1 आवर में पूरा सेशन खत्म हो जाएगा और आपको इसको सेल्फ स्टडी करने में हद इससे ज्यादा 1 घंटा और लगना चाहिए बस, या 1.5 घंटा, हर चैप्टर को आधा आधा घंटा और देना पड़ेगा, बस ढंग से हो जाएगा, ट्रस्ट मी। पीपीटी जरूर ले लेना, टेलीग्राम से सर्च कर लेना, होली को करके आ जाएगी, मैं उस नाम से पीडीएफ बनाऊंगी। चलो पॉवर्टी ट्रेंड, अब पॉवर्टी ट्रेंड का टॉपिक पूरा डेटाबेस होता है, रट्टे मारने वाला होता है, क्योंकि इसके अंदर आपको बताना होता है पॉवर्टी ट्रेंड क्या चल रहा है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आता कम है एग्जाम में, फिर भी अगर आ गया तो 9th में जज करना एग्जाम में क्या आएगा नहीं आएगा हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि स्कूल टू स्कूल वैरी करता है। अच्छा जी, कह रहे डिक्लाइन हुआ है काफी पॉवर्टी ट्रेंड में, पहले 2004-5 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पॉवर्टी लाइन के नीचे के लोग अब धीरे धीरे ऊपर आते जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि आगे जाके पॉवर्टी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, लेकिन पॉवर्टी जो है मतलब वही पॉवर्टी कम हुई है, ये सब बोला जा रहा है इसके अंदर कि भैया अब ये 2.2% हो चुकी है। पूरा पॉवर्टी का डेटा बता रखा है। अब ये ग्लोबल पॉवर्टी ट्रेंड है, ग्लोबल पॉवर्टी मतलब पूरे वर्ल्ड में क्या सीन है भैया। तो इसमें आपको ये बताना है कि जैसे proportion of people in developing countries living in the extreme economic poverty, that is one less than $1 per day is defined by World Bank। भाई देखो इनकम लेवल पे ना जो भी इंसान अपने दिन का $1.90 से कम खर्चा कर रहा है वो गरीब है, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग। अगर पूरी ग्लोब में कंपेयर कर रहे हैं तो पूरे ग्लोबली कंपेयर कर रहे हैं तो ऐसा होता है। सो द थिंग इज ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो पे पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है चाइना और साउथ एशियन कंट्रीज में। चाइना में कम हुई है मतलब कहा जा रहा है, ये पूरा परसेंटेज वाइज आपको कंट्रीज का बताया हुआ है कि कहां कहां पे कम हो रही है। सब सहारन अफ्रीका में भी डिक्लाइन हुई है और लैटिन अमेरिका में भी डिक्लाइन हुई है, डिक्लाइन हुई। हाँ जी, पॉवर्टी को कम करने में क्या अप्रोचेस है? फर्स्ट अप्रोच प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडिया की ग्रोथ को हमें प्रमोट करना है, यानी कि लोगों के लिए वाइड अपॉर्चुनिटीज खोलनी है, उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिले, वो एजुकेटेड हो, उनके पास अच्छी स्किल्स और ट्रेनिंग हो, बेटर इकोनॉमिक रिटर्न्स मिले और इकोनॉमी ग्रो करे। तो फर्स्ट अप्रोच इज दिस। सेकेंड अप्रोच इज टारगेटेड ओरिएंटेड, टारगेट रख के एक पर्टिकुलर सेक्शन को क्या बनाया जाए, स्कीम्स बनाई जाए, पॉवर्टी स्कीम्स बनाई जाए टारगेटेड। सो इसमें क्या क्या आ गई, महात्मा रूरल वाली आ गई, प्राइम मिनिस्टर आ गई, आरईजीपी आ गई, स्वर्ण जयंती आ गई, और अगर आपकी न्यू बुक है तो न्यू वाली आ गई। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन पॉवर्टी? तो ह्यूमन पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर आप अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे हो, आप रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन हेल्थ नहीं ले पा रहे हो, आप ह्यूमन पॉवर्टी हो। हु आर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर? अगेन पुअरेस्ट ऑफ द पुअर आर द पीपल हु आर वल्नरेबल। थर्ड इज व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ नरेगा? ओके, नरेगा के बारे में पूछा हुआ है। अब मेन फीचर्स क्या है, मैंने अभी बताया 100 डेज की एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट मिलती है, 1/3 सीट्स इसमें विमेन के लिए रिजर्व्ड होती हैं। अगर आपको सरकार काम देने में असफल रहती है आपकी एप्लीकेशन डालने के बावजूद, तो आपको मुफ्त में 3 महीने के लिए, वो 3 महीने हो गए ना, 100 दिन पैसे देगी। ये किया गया है मनरेगा के अंडर। देखो ना, लिखा है 15 डेज के अंदर अगर आपको नहीं मिला तो आपको फिर भरपाई करेगी सरकार। पॉवर्टी इंसान पे एक कर्स है। देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, ऐसे तो आपको पॉवर्टी की बुराइयां लिखनी है कि पॉवर्टी एक कर्स है। हाँ, क्योंकि वो उसकी नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकती, वो अपने आप को बीमारियों से नहीं बचा सकता, वो वेदर कंडीशन से नहीं बचा सकता, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, बीमारियां होंगी उनको नहीं ठीक कर पाएंगे क्योंकि उनके पास लो इनकम होगी, वो इंडेटनेस, वो किसी पे डिपेंडेंट रहेंगे। वल्नरेबिलिटी बता चुकी हूं मैं, मोस्ट वल्नरेबल, मोस्ट अफेक्टेड पीपल, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। 3 रीजन बताओ,
सक्सेसफुल नहीं है, नॉट सक्सेसफुल, यस। भाई पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम क्यों सक्सेस हासिल नहीं कर पाए, पता है क्यों? अगर आप ईयर्स को स्टडी करोगे ना पॉवर्टी के, तो ऐसे एक स्कीम आ रही है, दूसरी आ रही है, अभी वो फैली भी नहीं तीसरी आ रही है, अभी वो फैली भी नहीं चौथी आ रही है। प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं है, काफी ओवरलैपिंग है, ह्यूज नंबर ऑफ पॉपुलेशन आती जा रही है गरीबी रेखा के अंडर, जिसको मैनेज ही नहीं किया जा रहा है। पॉवर्टी के डायमेंशंस हो गए, हंगर हो गया यार, लैक ऑफ शेल्टर हो गया, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, बीमार है तो ठीक नहीं हो रहे हैं, पानी साफ नहीं है, रेगुलर जॉब नहीं है। रीजंस क्या है पॉवर्टी के? अगेन लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से अब हम लोग पावर लूम्स पे शिफ्ट हो गए हैं, सोशल फैक्टर्स है, कास्ट सिस्टम, रिलीजियस मैटर्स, हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है कि जॉब्स ही नहीं है इतनी, और इनकम इनइक्वालिटीज है, इनकम इनइक्वालिटीज है। तो ये आ गया आपका पॉवर्टी एज अ चैलेंज। मैं आपको ना यहाँ पे ये भी बता देती हूँ कि पॉवर्टी एज अ चैलेंज में अगर हम आपसे बात करें टॉप क्वेश्चंस की, तो इफेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी, एक ना इसके अंदर और है यार, मैं तुमको एक्सप्लेन कर देती हूं। क्रॉनिक हंगर और सीजनल हंगर। देखो यार, सीजनल हंगर तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से होता है, जब आपके पास काम नहीं है, आपके पास इनकम नहीं आ रही और आपके पास खाना के पैसे नहीं है, हंगर, सीजनल हंगर। क्रॉनिक मतलब जैसे रिक्शे वाला होता है यार, आज उसको सवारियां मिल गई, आज उसके पास पैसा है, वो आज भैया बनवाएगा एकदम शाही खाना, कल उसको सवारी एक भी नहीं मिली, भूखे पेट सोएंगे उसके बच्चे और वो। ये क्रॉनिक है जो डे टू डे चेंज होता है। सीजनल में सीजन टू सीजन चेंज होता है। तो क्रॉनिक और सीजनल, क्योंकि एनसीईआरटी हर एक चैप्टर के ना, एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस तो मतलब करने ही करने हैं, चाहे इसमें आए हैं चाहे इसमें नहीं आए हैं, आपको बैक क्वेश्चन करने ही करने हैं, इतने इंपॉर्टेंट है। मैं खुद सिविक्स जब पढ़ा रही हूँ मना कर दूंगी मत करना, इको पढ़ा रही हूँ, हर एक के पीपल एज अ रिसोर्स, पॉवर्टी एज अ चैलेंज, फूड सिक्योरिटी, तीनों के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको ऑन टिप्स होने चाहिए, ऑन टिप्स होने चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, ये मैं आपको लिख के दे रही हूँ। उसके बाहर बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं, बस उसी को मोल्ड करके दे देते हैं और आपको वो आते नहीं होते, फिर आप हैरान हो जाते हो, अरे बाबा ये कैसे हो गया, अरे बाबा ये कैसे आ गया, आप हैरान हो जाते हो। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ये हो गया हमारा डन। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, यानी कि फूड को सिक्योर करके रखना है इंडिया में। भाई देखो क्या जमाना आ गया है, फूड खाने भी सिक्योर करना है, संभालना है, बिकॉज पॉपुलेशन इज टू मच एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इज वेरी वेरी लेस। समझे तुसी? ओके जी, लेट्स बिगिन विद द न्यू चैप्टर, द लास्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, जिसको हम पहले समझेंगे और फिर इसके एमसीक्यू करेंगे और फिर हम इसके सब्जेक्टिव करेंगे ऑफ कोर्स। तो फूड सिक्योरिटी क्या है? पहली बात तो भैया, फूड सिक्योर होने के 3 एलिमेंट्स हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन है। हाउ फूड इज सिक्योर इन इंडिया? 3 एलिमेंट। अवेलेबिलिटी, फूड अवेलेबल होना चाहिए यार, होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, तो अवेलेबिलिटी, सफिशिएंट फूड अवेलेबल होना चाहिए। एक्सेसिबिलिटी, अब फूड तो है लेकिन आप उस तक पहुंच ही नहीं पा रहे, या उसको आप तक पहुंचाने के लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन, कोई जरिया ही नहीं है, बेकार है वो फूड का होना, तो एक्सेसिबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी, पैसों वाइज भी इकोनॉमिकल हो ताकि हर कोई उसे अफोर्ड कर पाए। सो दीज आर द 3 एलिमेंट्स ऑफ फूड सिक्योरिटी। मैंने क्रॉनिक हंगर, सीजनल हंगर उसमें बता दिया और इसमें था, हे भग्गू, कोई बात नहीं, इकोनॉमिक्स पूरी है, मैं कंफ्यूज हो गई पॉवर्टी और फूड सिक्योरिटी में। क्रॉनिक हंगर सीजनल हंगर इसका है, तो मैंने जो एक्सप्लेन किया वो इधर दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूं। क्रॉनिक हंगर, लॉन्ग टाइम हंगर ड्यू टू परसिस्टेंट इनएबिलिटी इनफ फूड के लिए, आज है कल नहीं है। सीजनल वर्क की वजह से होता है। ठीक है जी। अब इसके बाद आ गया फूड सिक्योरिटी के कारण क्या है। पॉवर्टी के कारण क्या थे? अनएम्प्लॉयमेंट थी, इसका भी है। अनइक्वल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम थी, इसका भी है वो। तो कुछ 2-3 पॉइंट्स तो सेम है, और पॉवर्टी भी इसका, गरीबी अगर होगी आपके पास तो फूड इनसिक्योर होगा, फूड की कमी होगी। हाई फूड प्राइसेस का होना, नेचुरल डिजास्टर का आ जाना, तो फूड की कमी होती ही होती है। कौन है फूड इनसिक्योर?
कौन है पुअर? वल्नरेबल। कौन है फूड इनसिक्योर? वल्नरेबल। लैंडलेस पीपल, स्मॉल फार्मर्स, डेली वेज वर्कर्स, अर्बन ड्वेलर्स, अर्बन ड्वेलर्स मतलब अर्बन एरियाज में काम करते हुए छोटे मोटे लोग, SC ST OBC कम्युनिटी, माइग्रेंट्स जिनके पास घर नहीं है, बेचारों के पास काम नहीं है। अच्छा जी, अब इसके बाद क्या किया गया है फूड सिक्योरिटी के लिए, वो तो हम करते हैं। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ एक सेकेंड, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी। ये वाला नंबरिंग थोड़ी गलत हो गई है। क्या क्या किया है फूड सिक्योरिटी के लिए यार? फूड सिक्योरिटी के लिए हम लोगों ने सबसे पहले तो ग्रीन रेवोल्यूशन का आगमन कराया 1960s में। ग्रीन रेवोल्यूशन एक ऐसा रेवोल्यूशन था जिसने व्हीट की प्रोडक्शन को 4-fold बढ़ा दिया, गेहूं की प्रोडक्शन को। इसमें मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का इस्तेमाल किया गया, HYV सीड्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, जिससे क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स काफी बढ़ गए। नॉट क्वालिटी बट क्वालिटी थोड़ी सैक्रिफाइस हुई, बट क्वांटिटी, जिससे इतने सारे लोगों की डिमांड को फुलफिल किया गया। अवेलेबल भी हो गया फूड, एक्सेसिबल भी हो गया फूड, और अफोर्डेबल भी बन गया फूड। ठीक है जी। इसके बाद इन्होंने किया PDS सिस्टम। PDS सिस्टम किया फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए। PDS मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें क्या होता है यार, एक फार्मर है, फार्मर के पास ना सारी की सारी जो वो फसल उगाता है वो बिक जाती है, बट कभी कभी उसके पास कुछ सरप्लस बचता है, एक्स्ट्रा बचता है। ऐसे केस में सरकार उसके पास जाती है और कहती है, सुनना ध्यान से, कहती है भाई क्या आपके पास कुछ सरप्लस बचा है? वो कहते हैं हाँ भाई बचा है। वो कहती है ठीक है, तो मुझे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे दे दो, MSP। मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो प्राइस हो जाए तो सरकार घोषित करती है, सरकार तय करती है फार्मर्स के लिए कि इतना प्राइस तुमको मिलेगा, जिससे तुम्हें प्रॉफिट भी नहीं हो, लॉस भी नहीं हो, तुम्हारा नुकसान नहीं होना चाहिए, तो कुछ एक्स्ट्रा बच गया तो। अब वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के तहत, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के तहत उसको बफर स्टॉक में रखती है, गोडाउन्स में रखती है। फिर इसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत राशन शॉप की दुकानों पे भेज देती है। राशन शॉप मतलब किराने वाला नहीं, राशन की दुकान वाला, जिसमें राशन कार्ड दिखा के आपको गेहूं, चावल, चीनी, पहले केरोसिन ऑयल भी मिलता था, अब नहीं मिलता, वो मिल जाता है। ठीक है, वो मिल जाता है। अब भैया इसके लिए कुछ अगेन कुछ स्कीम्स हैं, जैसे कि अंत्योदय अन्न योजना, बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों के लिए येलो कलर का राशन कार्ड बनाया जाता है, वो दिखा के आपको थोड़ा ज्यादा राशन मिल जाता है। टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि पर्टिकुलर एरियाज में टारगेट किया गया और वहां राशन की दुकानें बढ़ा के ज्यादा राशन भेजा गया है। आओ बात करते हैं पहले इसके MCQ की, फिर कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस के थ्रू भी इस चैप्टर को समझेंगे। ज्यादा देखो ना यार, ज्यादा है ही नहीं, ज्यादा है ही नहीं, इतना ही है। फैक्ट्स कंडक्ट की बात करें तो हम लोग पुअर कैटेगरी में आते हैं, हमारे यहाँ अंडर नरिश बहुत सारे लोग हैं और हमारे में हंगर भी देखा गया है। बस इस चैप्टर में यही है। आओ, कह रहे विच क्रॉप रजिस्टर्ड द लार्जेस्ट इंक्रीज इन प्रोडक्शन इन ग्रीन रेवोल्यूशन। कौन सी क्रॉप थी? अभी मैंने आपको बताया, मैं तब तक आपको यहाँ पे लिख देती हूँ। ये मिड 1960s में लाया गया था। इसमें मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स यूज की गई थी। जैसे कि केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, HYV सीड्स, जिससे क्वांटिटी बढ़ गई थी ऑफ व्हीट। मेन पर्पस बफर स्टॉक का क्या है? फूड ग्रेन्स को पेस्ट अटैक से बचाना, प्राइस फ्लक्चुएशंस को रोकना, लो प्रोडक्शन जब हो, क्राइसिस हो, तो उसको ये मीट कर पाए, या बोथ B and C। देखो यार, जब मार्केट में कभी कमी हो जाएगी ना तो प्राइस फ्लक्चुएट करेगा, तो इसलिए पहले से वो लोग बफर स्टॉक में रखते हैं, स्टॉक बना के रखते हैं। और ऑफ कोर्स अगर लो प्रोडक्शन होगी कभी तो वो स्टॉक से काम आ जाएगा सामान मार्केट में उतारने में। मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितने साल बाद गवर्नमेंट निर्धारित करती है? आपको पता ना, अभी फार्मर्स लोग धरना दिए बैठे हुए थे वो उसके लिए, क्योंकि उन्होंने कम किया था। तो ये हर साल होता है, एवरी ईयर। फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है? अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, या सारे? In which state 94% ration shops are run by cooperatives?
तमिलनाडु यार, तमिलनाडु में राशन शॉप 94% कोऑपरेटिव सेक्टर्स के द्वारा चलाई जाती है, ना कि गवर्नमेंट। कोऑपरेटिव मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं लेकिन प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते। सोसाइटी विच फैसिलिटेटेड सेटिंग अप ऑफ ग्रेन बैंक्स इन डिफरेंट रीजन्स आर, हाँ जी, एडीएस, अकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस। एनसीईआरटी रीड करना, एनसीईआरटी। एमसीक्यू तभी क्रैक होते हैं, आप सोचो समरी सुन के एमसीक्यू हो जाएंगे, नहीं होते। लार्जेस्ट नंबर ऑफ फूड इनसिक्योर पीपल आर फाउंड इन सर्टेन स्टेट्स, कुछ ही स्टेट्स में पाए जाते हैं। स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी आर यूजुअली फूड सरप्लस स्टेट्स, जिसमें ज्यादा फूड होता है, ये वो स्टेट्स हैं। देखो यार, बातें दोनों सही हैं, लेकिन इसको तो एक्सप्लेन नहीं कर रही है बात। अगर कर रही होती तो यहाँ उन स्टेट्स के बारे में बताया जाता ना जो गरीब है, बिहार, झारखंड। तो बोथ बातें सही हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। वर्स्ट अफेक्टेड ग्रुप्स कौन से हैं? वर्स्ट अफेक्टेड रूरल एरियाज में, लैंडलेस पीपल, ट्रेडिशन आर्टिशियंस, बेगर्स जो होते हैं आपके, या ये सारे के सारे। तो अगर देखा जाए तो सारे ही बेटा पाए जाते हैं रूरल एरियाज में, तो ऑल ऑफ दीज। ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s में हुआ, वो यूज ऑफ HYVC, ट्री प्लांटेशन, फिशरीज, या नन ऑफ दीज? तो आपको पूरा अभी एक्सप्लेन किया मैंने ग्रीन रेवोल्यूशन, तो HYV सीड्स को यूज किया जाता था, ये है। 10th क्वेश्चन होमवर्क में दिया है मैंने, क्रॉनिक हंगर इज मोर लाइकली टू बी सीन इन अर्बन, रूरल, मेट्रो सिटीज, या बोथ ए एंड बी? क्रॉनिक हंगर कहां देखा जाता है भाई? क्रॉनिक कहां देखा जाता है? तो ये आपको होमवर्क में मुझे बताना है। अब इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे चलते हैं, फिर ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा और पूरी इको ही हमारी फिनिश हो जाएगी। आओ, सब्सिडी क्या होता है? देखो यार, बड़े आसान शब्दों में अगर मैं आपको बोलूं, सब्सिडी का मतलब होता है डिस्काउंट। अगर मैं बहुत आसान शब्द में बोलूं, जैसे अगर आपको पता हो सरकार ने बोला हुआ है कि अगर आप 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हो तो आपको सब्सिडी मिलेगी, आपका बिल माफ हो जाएगा, ताकि लोग इलेक्ट्रिसिटी का कम कंजप्शन करें। ऐसी गैस के सिलेंडर्स पे भी होता है कुछ सब्सिडी का सीन, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे होता है। सब्सिडी एक ऐसी पेमेंट है दैट गवर्नमेंट मेक्स टू प्रोड्यूसर टू सप्लीमेंट द मार्केट प्राइस ऑफ कमोडिटी। मार्केट प्राइस को कम करने के लिए लोगों के लिए ऐसा किया जाता है, सब्सिडीज लगाई जाती है। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया तो लोग डरते थे केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स को यूज करने के लिए, तो सरकार ने उस पर सब्सिडी लगाई, सस्ते दाम पे अवेलेबल कराया, ताकि एटलीस्ट फार्मर्स को भी यूज करना है, उनको उनकी लत लगे कि अब जल्दी जल्दी फार्मिंग हो रही है, क्वांटिटी बढ़ रही है, उनको प्रॉफिट हो रहा है। तो सब्सिडी इज बेसिकली, ये ग्रीन रेवोल्यूशन में भी यूज किया गया था। मैं अगर सिंपल शब्दों में बोलूं, इट इज द सब्स्टिट्यूट वर्ड ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट। नेम द इंपॉर्टेंट फूड इंटरवेंशन प्रोग्राम्स। यस, देखिए जी, इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मैंने आपको अभी बताया। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, चाइल्ड के न्यूट्रिशन के लिए सर्विसेज लेके आई गई थी। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, आप काम कर रहे हो, काम के बदले आपको खाना मिल रहा है। सो दीज 3 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द सरकार टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या है? देखिए बच्चों, ये एक्ट 2013 में लाया गया था और इसका मेन मोटिव था लोगों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना एट अफोर्डेबल प्राइसेस पे खाना प्रोवाइड करना। Act legally entitles up to 75% of the rural population and 50% of the urban population to receive subsidized food grains under the targeted public distribution system. आपको पता है राशन की दुकानें पे ये खाना अवेलेबल कराने के लिए ऐसा किया जाता है कि 75% रूरल एरियाज को मिले और आपका 50% अर्बन एरियाज को मिले। बट बच्चों, क्या आप जानते हो ये राशन की दुकानें बहुत मैनिपुलेट करती हैं लोगों को? आप में से किसी को पता है राशन की दुकानों के बारे में? मैं छोटी थी तो मुझे अभी भी याद है, मेरी दादी के नाम पे राशन कार्ड था। तो किस बेसिस पे काम करता है मैं आपको समझाती हूँ। नॉर्मल था हमारे पास, तो राशन कार्ड था जिसके अंदर हमारे नाम था, जैसे दादी का नाम था, फिर पापा का, फिर मम्मा का, फिर हम लोग 4 बहन भाई, 1 2 3 4 7 पीपल्स का नाम था, 7 लोग का। अब यार हमें गेहूं नहीं चाहिए होती थी, हम आटा मंगवाते थे, तो हमारी ना एक पड़ोस में आंटी थी, तो मेरी दादी उनको अपने राशन कार्ड पे गेहूं दिलवाती थी। अभी किस बेसिस पे मिलती है? पर पर्सन, आई थिंक 5 kg था उस टाइम पे पर पर्सन। तो 35 किलो गेहूं हमें मिलती थी।
कुछ किलो चावल भी मिलता था, आप ले सकते थे, ऐसा होता था। लेकिन भाई हमारी गली में जो राशन वाला था उसके उसके शॉप के बाहर लिखा होता था सरकार, बेटा हम लोग इंडिया में रह रहे हैं जहां इतना करप्शन है, इतना करप्शन है, यू ऑल नो दैट। तो भाई वो ना क्या करता था, लिखा होता था एवरी ट्यूसडे शॉप ओपन होगी, लेकिन वो कभी भी खोल लेता था हफ्ते में, तो लोगों को पता ही नहीं चलता था कब खुली है। फिर अब 35 किलो मिलना चाहिए, वो कहेगा आज है नहीं माल, 20 किलो ही मिलेगा, और ठप्पा लगवा लेगा, थंब लगवा लेगा अनपढ़ गरीब लोगों से 35 किलो पे। अब आप कहोगे मैम इनसे इनको क्या फायदा? भाई देखो, ये जो इन राशन शॉप पे काम कर रहे होते हैं, ये लोग गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं, इनको सैलरी मिलती है, इनको इसकी चुट्टर पुट्टर 2-2 रुपए किलो के गेहूं बेचने से पैसा नहीं मिलता। ये लोग क्या करते हैं, यहां से गेहूं बचा के, जैसे मंदिर में भंडारा होना है, उनको बेच दिया 10 रुपए किलो पे। मंदिर वालों को भी फायदा हो गया, मार्केट रेट 20 रुपए, इनको 10 रुपए में मिल रहा है, और गेहूं वाले को यहाँ पे फायदा हो गया, इनको सैलरी भी मिल रही है और ऊपर से 8 रुपए का और फायदा हो गया, और ऑन पेपर चढ़ा दिया, गरीब लेके गया। राशन की दुकानें बंद रखना, ऊपर ऊपर का माल बेच के नीचे का गंदा रखना, इस बार माल नहीं आया बोल देना, 30 किलो की जगह 5 किलो देना, ये सब बहुत फ्रॉड करते हैं। माल न्यूट्रिशन कर, माल प्रैक्टिसेस करना, कंकड़ वंकड़ मिला देना, ये सब बहुत एडल्ट्रेशन जिसे कहते हैं किया करते थे। तो किया बहुत जाता है हमारे देश में, लेकिन वही ना, सब लोग करप्टिव है। मेजर डायमेंशंस क्या है फूड सिक्योरिटी के, मैं बता चुकी हूँ। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, वेरी इंपॉर्टेंट भी है ये, एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है ये। फूड सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया में, फूड सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है इन द वेक ऑफ नेशनल डिजास्टर, जैसे कि कोई कैलामिटी आ गई, फ्लड आ गया, सुनामी आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो फूड सिक्योरिटी जरूरी है, क्योंकि उस टाइम पे फूड की शॉर्टेज होती है, प्राइस ऑफ फूड बढ़ जाता है, जिसके लिए हमें स्टॉक बना के रखना पड़ता है। इफ इट इज नॉट कंट्रोल्ड इट कैन लीड टू स्टारवेशन। बिल्कुल, क्या आप जानते हैं बेंगाल फेमाइन के बारे में? 1943 में हुआ था, इतना भयंकर फेमाइन, लाखों लोग मारे गए थे। इवन टुडे फेमाइन लाइक कंडीशंस एग्जिस्ट इन ओडिशा, स्टारवेशन डेथ्स आर रिपोर्टेड फ्रॉम स्टेट्स लाइक राजस्थान, झारखंड और कुछ रिमोट एरियाज में। भूख की वजह से जान चले जाना, ये सबसे बड़ी बेइज्जती वाली बात है एक कंट्री के लिए। हाउ डज पीडीएस इंश्योर्स फूड सिक्योरिटी? 5 मार्कर क्वेश्चन है ये, 5 मार्कर। देखो भाई ध्यान से समझना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करता है थ्रू गवर्नमेंट रिलेटेड राशन शॉप। सरकारी राशन शॉप्स होती है पुअरर सेक्शन के लिए। इन राशन शॉप का दूसरा नाम होता है फेयर प्राइस शॉप। राशन शॉप का ही दूसरा नाम है फेयर प्राइस शॉप, जो बेसिकली हर एक लोकेलिटीज में पाई जाती है, एंड दे पुट स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन, शुगर, केरोसिन ऑयल। अब केरोसिन ऑयल नहीं होता बिकॉज चूल्हे नहीं जलते, अब गैस होती है, लेकिन गैस नहीं मिलती, बेसिकली शुगर, व्हीट एंड राइस मिलता है। ये आइटम्स मार्केट रेट से कम प्राइस पे अवेलेबल कराए जाते हैं। एक फैमिली के पास राशन कार्ड होता है, वो राशन कार्ड दिखाता है, जितने मेंबर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको राशन मिल जाता है। अब इसके अंदर आप इसके अंदर अगर ये 5 नंबर में आ रहा है, आप बफर स्टॉक, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इस सबको देखती है, बफर स्टॉक पे रखती है, सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखता है, ये सब भी आप इसमें ऐड कर देंगे जब ये 5 मार्क का आएगा। आप इसके आगे लिख देंगे दिस इज ऑल कंट्रोल्ड बाय द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हु केप्ट ऑल द सरप्लस फूड कवर्ड फ्रॉम फार्मर्स, रिकवर्ड फ्रॉम फार्मर्स in buffer stock. They pay farmers the minimum support price for which the farmer does not face any profit or loss. Then ये पीडीएस सिस्टम के थ्रू अवेलेबल कराया जाता है राशन की दुकानों पे। ग्रीन रेवोल्यूशन का इंपैक्ट बोल रहे हैं, इससे एग्रीकल्चर काफी इंक्रीज हुआ है बेटा, जिससे प्रोडक्शन काफी बढ़ी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है, कम भी हुई है यार वैसे तो एम्प्लॉयमेंट ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, क्योंकि लेकिन फायदा भी हुआ है, मल्टीपल क्रॉपिंग होने लगी, फर्टिलाइजर आ गए, तो वो भी फायदा हुआ है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखी गई है, क्योंकि अब आप ज्यादा रॉ मटेरियल बना रहे हो तो इंडस्ट्रीज में ज्यादा भेज पा रहे हो, वहां कंज्यूमर गुड्स ज्यादा बन रहे हैं, एंड फार्मर्स काफी खुश है बिकॉज नाउ दे आर एबल टू प्रोड्यूस मोर, दे आर एबल टू अर्न मोर देन बिफोर, एंड रिडक्शन इन इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। हमारे देश में सेल्फ सफिशिएंसी आई है,
जिसकी वजह से हम अब इंपोर्ट्स कम करते हैं फूड ग्रेन्स के, और अपने देश में ही हमारे प्रोडक्शन काफी अच्छे लेवल पे की जाती है, काफी अच्छे लेवल पे की जाती है। बफर स्टॉक बता दीजिए पूरा, देखिए वही आ गया ना सारा कि बफर स्टॉक क्या है। इसके अंदर व्हीट, राइस जैसी चीजों को फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रिकवर करती है फ्रॉम फार्मर्स सरप्लस, ठीक है। द गवर्नमेंट प्रोक्योर्स फूड ग्रेन्स थ्रू फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम द फार्मर्स प्रोड्यूसिंग सरप्लस एमएसपी। एमएसपी क्या हो गया आपका, समझ रहे हैं ना आप बच्चों? आप मेरी बात पूरी समझ गए ना? मैं आपको एक बार और समझा दूंगी बेशक चाहे। पहले अनाउंस करते थे मिनिमम सपोर्ट प्राइस फार्मर्स को, सबसे पहले अनाउंस हो जाता है, फिर उस पे ये खरीद लेते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फिर ये फेयर प्राइस शॉप्स पे भेज देते हैं, लो प्राइस पे ये अवेलेबल कराया जाता है लोगों के लिए। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए प्रोसेस। ये एक लैंड है, इस पे फार्मर ने 100 किलो गेहूं उगाई, जिसमें से उसका 20 किलो सरप्लस बच गया। ऐसे केस में इसके पास सरकार आ रही है और सरकार कह रही है मुझे 20 किलो दे दो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। ये इसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है, यानी कि फार्मर की जितनी लागत हुई है उसके अकॉर्डिंग सभी फार्मर को सेम। बीच में फार्मर धरना देने यही बैठे थे कि हमारा एमएसपी आप बहुत कम दे रहे हो, हमें लॉसेस ही हो रहे हैं। तो दे वर फाइटिंग फॉर देयर एमएसपी, जब ये लोग पूरा चक्का जाम करके स्ट्राइक पे बैठे हुए थे। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीद के ले जाते हैं। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के तहत ये लोग बफर स्टॉक में रखते हैं। बफर स्टॉक की भी कंडीशन बहुत खराब होती है, चूहे होते हैं, कीड़े होते हैं, सब होता है, लेकिन लिखना नहीं है आपको, ये मत लिख देना। बफर स्टॉक में रखते हैं, फिर इसको फेयर प्राइस शॉप्स पे बेच देते हैं। सो दिस वाज पीडीएस सिस्टम। पीडीएस 5 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड सिक्योरिटी के डायमेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 क्वेश्चन तो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। दिस वाज योर कंप्लीट इकोनॉमिक्स। मेरी बात ना आप ध्यान से सुनना यार प्लीज। पहले तो 3 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के आंसर देने हैं। आप लोगों को बहुत ध्यान से ये बात समझनी पड़ेगी कि हमें अगर क्लाइमेट चैप्टर को करने में प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसके पीछे ना भाग के हम पहले बाकी कर लें। सो मेक श्योर कि आप टॉपिक वाइज करें ताकि आप लोग सैंपल पेपर्स अटेम्प्ट कर पाए। सैंपल पेपर्स मैं आपको फ्री में अवेलेबल करा दूंगी, मेरे ऐप पे साइंस एंड फन की डाल दूंगी, मेरे पास है। द थिंग इज आपको ना क्या करना है, बीको का सेशन देखना है और आपको ना कमेंट करना है कि हमने ये सेशन पूरा देख लिया है, हमें प्रिपेयर्ड है, प्रिपेयर्ड आंसर करने का, प्रिपेयर्ड। मैं टेलीग्राम पे एक इको के सेक्शन की, सिर्फ सैंपल पेपर से सिर्फ इको के सेक्शन की 2 पीडीएफ्स भेजूंगी, जिसमें आप 20-20 नंबर की इको के 2 असाइनमेंट्स करोगे। फिर 2 दिन बाद उसके आंसर्स भेजूंगी ताकि आप क्रॉस चेक कर, या आंसर के साथ ही भेज दूंगी, आप पहले क्वेश्चन करना फिर आंसर से मैच करना, ठीक है, ताकि आपकी इको प्रिपेयर हो जाए। सबसे पहले इको कर लो यार, बहुत सुखी हो जाओगे। नेक्स्ट मैं आपको ज्योग्राफी का सेशन लेके आती हूँ, इंडिया साइज, फिजिकल फीचर, ड्रेनेज, क्लाइमेट, पॉपुलेशन, 5 चैप्टर्स मजे से करेंगे, समझेंगे भी, ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, सब कुछ आपको क्लियर करवा दूंगी। और फिर हम ज्योग्राफी के सेक्शन को प्रिपेयर कर लेंगे। सिंपल है, बहुत आसान है। 20 नंबर का आता है, एक तो केस बेस्ड ही आता है 4 नंबर का, 4 या 6 एमसीक्यू आते हैं, 10 नंबर तो यूं ही होगा, 10 नंबर के सब्जेक्टिव का क्या मुश्किल, कुछ मुश्किल नहीं है। बस तुम्हें मेरा ये साथ देना है, प्यारे प्यारे कमेंट्स छोड़ो, जो डाउट आ रहा है कमेंट में लिखो, होमवर्क करो, दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, और 4 सेशन 5, 4 बुक्स और 1 सैंपल पेपर, ये सेशंस लग के देख लो बस। मैं तुम्हें मिलते हैं अगले सेशन में जल्दी ही, परसों तरसों में ही डाल दूंगी, 1-2 दिन के गैप में ही डाल दूंगी ज्योग्राफी। तुम्हारा 2 दिन है, अच्छे से इको करो, ज्योग्राफी का सेशन आ जाएगा क्योंकि फिर वो करनी पड़ेगी। ऑल द वेरी बेस्ट, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब आगे आने वीडियोस के लिए, और पढ़ते रहो। बाय बाय।